नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का 7वां चैप्टर, जीव में विविधता। ठीक ना, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। क्या होता है जीव में विविधता, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिर इसकी वर्गीकरण की क्या आवश्यकता पड़ी, वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण का आधार क्या है, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, जो कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप इस चैप्टर को आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे और पूरा अच्छे से एक लाइनों को समझेंगे अच्छे से। आपको ये चैप्टर देखिए कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों के लिए ये, ठीक ना, लेकिन अगर आप लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं इन चीज़ों को और आप नोट करेंगे तो आपको बड़ी ईजिली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक ना, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ा है। ठीक ना, तो आप उस पर फोकस नहीं करेंगे, आप पढ़ाई भी फोकस करेंगे, आपको निश्चित है कि ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे वर्गीकरण क्या है, मतलब क्लासिफिकेशन। ठीक ना, क्या है, देखिए विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को उनकी समानता तथा विभिन्नताओं के आधार पर विभिन्न समूहों एवं वर्गों में रखने की विधि को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी पे बहुत लाखों प्रकार के क्या हैं, लाखों से ऊपर प्रकार के जीव हैं। ठीक ना, पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, तो इनके बारे में अध्ययन कर पाना, इनके बारे में अच्छे से जान पाना बड़ी मुश्किल था। ठीक ना, इसलिए क्या किया गया, इनको वर्गीकृत किया गया। जैसे आप सपोज कीजिए कि आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ पे 1000 बच्चे, 1500 या 500 ही बच्चे पढ़ रहे हों, तो क्या अगर वो संभव है कि उनको हम एक साथ पढ़ाएं और सभी एक जैसे हैं? नहीं, सब में विभिन्नताएं हैं कि नहीं है। ठीक ना, कोई 1 में पढ़ने वाला है, कोई 5 में पढ़ने वाला है, कोई 10 में, कोई 2 में, कोई 3, 4, 5, 12 में। ठीक ना, ऐसे तो सबको एक साथ हम नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक ना, इसलिए उनको क्या किया गया है, क्लास वाइज वर्गीकृत कर दिया गया है, बांट दिया गया है, जिससे कि आप लोगों को पढ़ाने में सबको आसानी होता है। ठीक ना, अगर एक साथ सबको एक साथ पढ़ाया जाता तो क्या संभव था, सब लोग पढ़ पाते चीज़ों को? नहीं। ठीक ना, इसीलिए वर्गीकृत कर दिया गया, जिससे कि आसानी हो गया कि आपको कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लिया गया। ठीक है, वैसे यहाँ पे इन जीवों के बारे में अच्छे से जानने के लिए, परखने के लिए इनका वर्गीकरण कर दिया गया। तो वर्गीकरण क्या है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को उनकी देखिए समानता तथा विभिन्नताओं के आधार पर विभिन्न समूह एवं वर्गों में रखने की विधि को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। आ गई बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं हम वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई। तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक ना, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए हमारी पृथ्वी पर जीवधारियों की खोज 18 लाख जातियां ज्ञात हैं। देखिए मतलब यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कि हमारी पृथ्वी पर जीवधारियों की अब तक जो है वह 17 से 18 लाख मतलब जीवधारियों की जातियां ज्ञात हो चुकी है। ठीक ना, ये काट दीजिएगा आप, यहाँ पे देखिए हमारी पृथ्वी पर जीवधारियों की 17 से, यहाँ खोज नहीं रहेगा। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर जीवधारियों की 17 से 18 लाख क्या है, जातियां ज्ञात हैं। ठीक ना, अनेक नई जीव जातियों की खोज प्रतिवर्ष कर ली जाती है, और अभी तक बताइए 17 से 18 लाख जातियों का अभी तक क्या किया गया है, मतलब इनके बारे में पता लगा लिया गया है, ज्ञात कर लिया गया है। लेकिन अभी भी हर साल क्या है, हर साल नई नई जातियों की खोज हो ही जाती है। ठीक ना, तो फिर कह रहा है जीवधारियों की इस विशाल संख्या का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना असंभव है। मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या में कोई कैसे 18 लाख 17 लाख कैसे कोई ज्ञात कर पाएगा भाई। इसलिए इन्हें उनकी समानताओं, असमानताओं एवं लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। इसलिए क्या किया गया, इनमें जो इनकी समानताएं क्या क्या हैं, मतलब कौन कहाँ कहाँ एक ही जीव मतलब एक ही स्थान पर रह रहा है, उसमें छाटा गया कि कौन एक ही प्रकार के सब भोजन कर रहे हैं। ठीक ना, इन सारी एक मतलब सभी का मतलब वहाँ पे फिर देखा गया कि कौन एक जैसे दिखते हैं, उन सब को इस प्रकार से क्या कर लिया गया, अलग अलग वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है, जिससे कि उनके बारे में अध्ययन आसानी से की जा सके। ठीक है, अतः वर्गीकरण जीवधारियों की पहचान व उनके सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए किया जाता है। ठीक ना, तो देखिए ये वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी भाई क्योंकि सबसे सहज अगर बात की जाए तो वर्गीकरण जब जीवधारियों की पहचान और उनके सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए किया गया था। ठीक ना, जिससे कि इनके बारे में अच्छे से क्या किया जा सके, पहचान की जा सके, इनके बारे में अच्छे से अध्ययन किया जा सके, आपको बताया जा सके। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों के लिए इसका क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। ठीक है,
अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि आखिर कोई ना कोई आधार होगा वर्गीकरण करने का। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो देखिए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और 2-4 दोस्तों के पास तो शेयर बनता है दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं वर्गीकरण का आधार, ठीक ना। क्या है यहाँ देखिए, कोशिका की जटिलता, जीव की जटिलता, पोषण विधि तथा पारिस्थितिकी भूमिका। देखिए तो वो ये आधार मतलब जो वर्गीकरण किया गया ना वो किसके आधार पर किया गया, कोशिका की जटिलता को देख करके, जीव की जटिलता को देख करके, क्या वो भोजन करते हैं, भोजन कैसे करते हैं, किस परिस्थिति में रहते हैं, कैसी परिस्थिति का भूमिका निभाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में के आधार पे क्या किया गया था, वर्गीकरण किया गया था। तो पहला हम जानेंगे कोशिका का जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, मतलब कोशिका की जटिलता कैसे हम अध्ययन करेंगे इस चीज़ को देखिए। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इसमें क्या किया गया, देखा गया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को, यह वर्गीकरण का पहला आधार है, ठीक ना। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या किया गया, पहले इनको बांटा गया और यह वर्गीकरण का पहला आधार माना गया, ठीक ना। पहले इसको किस में बांटा गया था, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। अभी बस स्टार्टिंग है ना, अच्छे से आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। दूसरा है जीवों की जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जीवों की जटिलता क्या है देखेंगे, जीव कोशिका की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो जीव कोशिका की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पहला एक कोशिकीय है और दूसरा बहुकोशिकीय है। तो पहले हम किस में बांटे इसको, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, फिर हम बांटे उसको एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक ना। अब देखेंगे यहाँ पे तीसरा पोषण प्राप्त करने की विधि, पोषण प्राप्त करने की विधि यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे जो पोषण प्राप्त करने की विधि, कैसे कैसे भोजन को करते थे, बनाते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो पहला स्वपोषी दिया हुआ है यानी ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। देखिए जो जीव अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग कर कार्बनिक पदार्थ अर्थात भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, ठीक ना। तो पहला तो ये स्वपोषी रहा जिसको आप बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, यानी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें बैक्टीरिया भी आ जाएंगे, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा है परपोषी। परपोषी क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, ठीक ना। हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है, तो जो जीव दूसरे जीवों यानी दूसरे जीव व पौधों या जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। मतलब अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों या पौधों के ऊपर आश्रित रहते हैं भोजन के लिए, वैसे जीवों को क्या कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है। जैसे आप देख लीजिए खुद हम लोग हो गए, गाय भैंस बकरी कुत्ता हाथी सब क्या है, परपोषी है। लेकिन स्वपोषी में हम बात करें तो बैक्टीरिया हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, पेड़ पौधे सभी हो जाएंगे, है बात समझो ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए उदाहरण में दिया है जंतु संपोषण, यानी इनमें पोषण कैसे कैसे होता है। तो एक होता है होलोजोइक। तो होलोजोइक क्या होता है, जो जंतु ठोस पदार्थों को खाकर उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं उन्हें जंतु संपोषी कहते हैं। आ गई होगी बात समझ में आपको, ठीक ना। यानी जंतु पोषण क्या होता है, होलोजोइक क्या होता है, जो जंतु ठोस पदार्थों को खाकर उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जंतु संपोषी कहते हैं। जैसे प्रोटोजुआ हो गया, अधिकतर जंतु हो गए, ये सब क्या करते हैं, सॉलिड चीज़ों को लेते हैं और अपने पेट के अंदर क्या करते हैं, पचा लेते हैं। फिर हम बात करते हैं मृतोपजीवी अवशोषी या सेप्रोफाइट्स अब्जॉर्प्टिव। क्या होता है, जो जीव अपना भोजन या अपना पोषण मृत और सड़े गले पदार्थों से करते हैं बनाते हैं उन्हें अपघटन कला या मृतोपजीवी कहते हैं। मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों पर आश्रित होते हैं, या ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से बनाते हैं, जंतुओं के मलमूत्र जो उनका एक्सक्रीटा होता है उसके द्वारा बनाते हैं, तो उनको कहा जाता है मृतोपजीवी अवशोषी या अपघटन कला या मृत्युजीवी कहते हैं। जैसे आप फंजाई कह सकते हैं, कवक या एग्रिकस जिसको मशरूम बोलते हैं, कुकुरमुत्ता बोला जाता है, जो देखते हैं सड़े गले पदार्थों पे उगते हैं। जैसे आप लकड़ी रख देंगे बहुत समय तक वो बारिश में भीग करके सड़ जाएगा और उससे क्या करेगा, उस पर उग जाता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। पुआल हो गया, गाँव में लोग पुआल रखते हैं, जब धान की खेती होती है तो धान को पीट करके और पुआल को रख देते हैं, देखिएगा पुआल सड़ने लगता है, उस पर भी कुकुरमुत्ता उग जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मृत्युजीवी और मतलब जीव हैं जो क्या करते हैं, मृत्युजीवी मतलब ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों पे उगते हैं और उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों।
ठीक है, तो लाइक बनती है दोस्तों, लाइक कीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, अब हम किसकी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो आप देखेंगे 5 जगत अवधारणा की, ठीक ना, यही तो इस चैप्टर का मुख्य है। 5 जगत अवधारणा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए पांच जगत अवधारणा को किसने दिया था भाई, तो RH विटकर द्वारा दिया गया था, ठीक ना, किसने दिया था, RH विटकर ने दिया था। इन्हें जीवों को, इन्होंने क्या किया था, जीवों को 5 वर्गों में, 5 जगतों में बांट दिया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें आप बहुत पूछा जाता है 5 जगत की अवधारणा किसने दिया था, तो आप बताएंगे RH विटकर ने दिया था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कोशिका, यहाँ पे कोशिका की जगह पे आप बना लेंगे 5 जगत अवधारणा लिख सकते हैं, या जीवों का वर्गीकरण लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको आप जीवों का वर्गीकरण कर लीजिए या 5 जगत अवधारणा कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है इनको 2 भागों में बटा गया, पहला तो प्रोकैरियोटिक में बटा गया, दूसरा किस में बटा गया, यूकैरियोटिक में, ठीक ना। पूरा ऐसे देखिए तो एक कैसे बटा गया, इसको पहले 2 वर्गों में बांटा गया, किसके आधार पे, हमने पहले ही बताया कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। हम आपको बताते हैं यहाँ पे दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक बताएंगे कि ऐसे जीव जिनमें केंद्रक अल्प विकसित होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, उसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक, ठीक ना। मतलब प्रोकैरियोटिक में क्या होता है दोस्तों, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, केंद्रक अल्प विकसित होता है, यानी असत्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। तो ऐसे जीव जिनमें केंद्रक अल्प विकसित हो या असत्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, अर्थात उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया सब आ जाएंगे, ये बात समझ में। देखिए तो प्रोकैरियोटिक में किसको रखा गया दोस्तों, मोनेरा को, मोनेरा में क्या किसको रखा गया है, बैक्टीरिया को रखा गया है, ठीक है। तो पहला वर्गीकरण क्या रहा, मोनेरा, ठीक है। अब हम दूसरा बात करेंगे यहाँ पे, देखिए तो प्रोकैरियोटिक हो गया। यूकैरियोटिक की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे। यूकैरियोटिक क्या होता है, मतलब ऐसे जीव जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं, ठीक ना। इसमें जो जीव होते हैं विकसित होते हैं पूर्ण रूप से, इनका जो इनमें जो जीव होते हैं उनकी जो बनावट होती है, उनकी संरचना होती है वो फिक्स होती है। लेकिन यहीं पर अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में जो जीव बने होते हैं उनकी संरचना दोस्तों फिक्स नहीं होती है, ठीक है। जैसे इसमें हम मान लें बैक्टीरिया के देखते हैं, बैक्टीरिया अनेकों प्रकार के होते हैं, उनकी शेप साइज कैसी होती है, लंबवत होता है, छड़ाकार होता है, गोलाकार होता है, बहुत प्रकार का होता है। अगर वहीं पे अमीबा को देख लीजिए तो अमीबा भी इसी में आ जाएगा, तो अमीबा भी क्या है भाई, तो उसका भी संरचना फिक्स नहीं है, आ रही बात समझो। लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक में जितने भी हम लोग किसके अंतर्गत आएंगे, यूकैरियोटिक के अंतर्गत आएंगे, ठीक ना, क्योंकि हम लोग का जो बॉडी स्ट्रक्चर वो फिक्स है। आपको अगर कोई इमोजी बना कर कहे कि आप सीता हो, गीता हो, ठीक ना, तो आप मान जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं मानेंगे, आप गुस्से हो जाएंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे यूकैरियोटिक को 2 वर्गों में बांटा गया, पहला यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। ध्यान से चीज़ों को समझते चलिएगा। यूकैरियोटिक को 2 वर्गों में बांटा गया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ध्यान देंगे कि यूनिसेलुलर क्या होता है, यानी एक कोशिकीय क्या होता है, ऐसे जीव जिनका निर्माण केवल एक कोशिका से हुआ रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव बोला जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे जीव जिनका निर्माण केवल एक कोशिका से हुआ रहता है उसको एक कोशिकीय बोलते हैं या यूनिसेलुलर बोलते हैं। अरे बात समझो ना। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर का मतलब बहुकोशिकीय होता है, इसमें जितने भी बैक्टीरिया आएंगे, सूक्ष्म जीवों सब आ जाएंगे एक कोशिकीय में, ठीक ना। मल्टीसेलुलर किसको बोलेंगे दोस्तों, मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय ना, ऐसे जीव जिनका निर्माण बहुत से कोशिकाओं के मिलने से हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय में ये तो चीज़ आप बता दिए, लेकिन बहुकोशिकीय का उदाहरण क्या हो गया, तो बहुकोशिकीय जो जिनको आप अपने नग्न आंखों से देख पा रहे हैं वो सब क्या है, बहुकोशिकीय है, मल्टीसेलुलर। जैसे मनुष्य हो गया, हाथी, कुत्ता, गाय, जितने भी आप जीव देख रहे हैं पेड़, सबका निर्माण कोशिका से हुआ, लेकिन कोशिका में बहुकोशिकीय से हुआ है, ठीक है। तो ये सब बहुकोशिकीय के अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे जो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय में किसको रखा गया है, प्रोटिस्टा जगत को रखा गया है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा जगत में देख रहे हैं ना क्या होता है, प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं, ठीक है। और एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। अगर पूछता है कि प्रोटिस्टा क्या होता है, तो एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे, अब मल्टीसेलुलर को 2 भागों में बांटा गया है। एक है विथ सेल वाल, मतलब कोशिका भित्ति के साथ, और दूसरा विदाउट सेल वाल, कोशिका भित्ति के बिना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो
कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है दोस्तों? पेड़ पौधों में पाई जाती है। आप जानते हैं अच्छे से कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो पेड़ पौधों में पाई जाती है ना। लेकिन कोशिका भित्ति किस में नहीं पाई जाती है भाई? तो जीव जंतुओं में नहीं पाया जाता, हम लोगों में नहीं पाया जाता। हम लोगों में तो कोशिका झिल्ली पाया जाता है ना। तो आइए अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति के साथ। तो कोशिका भित्ति को भी दो भागों में बांटा गया, तो फोटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, ठीक ना। तो फोटोट्रॉफिक, देखिए फोटोट्रॉफिक में कौन आ जाते हैं? प्लांटी आ जाते हैं, मैंने टोटल पेड़ पौधे आ जाते हैं, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक में इसके साथ क्या आ जाते हैं? फंजाई, जो कवक होते हैं, मशरूम होता है, एग्रीकस होता है, जिसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं, सब किस में आ जाता है? ये विथ सेल वाल, मतलब कोशिका भित्ति के साथ आ जाता है। आई बात समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अब उसी को हमने इसका छोटा सा करके लिख दिया है, जो किंगडम जगत है, जो 5 जगत की अवधारणा है। देखिए तो हमने ये थोड़ा इधर उधर कर दिया है, लेकिन क्या है, हमने इसको एक छोटा सा मतलब करके दिखा दिया है कि ये 5 जगत में बांटा था। कौन? तो वेटकर ने इसको 5 जगत में बांटा था। किसमें? एनिमेलिया में, प्लांटी में, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में और फंजाई में, ठीक है। अगर क्रम वाइज से हम बात करें तो पहले मोनेरा फर्स्ट, दूसरा प्रोटिस्टा, पहले मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा आपका प्लांटी, चौथा आपका फंजाई, पांचवा आपका एनिमेलिया, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ था आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इसका क्या हुआ था टोटल, आप देख सकते हैं। यहाँ तक आपको ये पूरा देखना है, ठीक ना। ये देखिए यहाँ तक मतलब 5 जगत की अवधारणा है। आ रही बात समझ में? तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब देखिए अब इसमें हम लोग पहला बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? तो मोनेरा जगत के बारे में। मोनेरा जगत क्या है? देखिए यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप देखिए एवरी चैप्टर के आपको नोट्स मिलेंगे पूरा ऐसे ही, और आप पढ़ेंगे और नोट कर लेंगे। आपको स्कूल का नोट्स कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते हैं, नहीं जाते हैं स्कूल वगैरह, कोचिंग की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको हर एक चैप्टर का वीडियो मिलेगा, अच्छे से पूरा मिलेगा सब, ठीक है। देखिए मोनेरा जगत, मोनेरा जगत को क्या बोलते हैं? आप किंगडम मोनेरा बोलते हैं, ठीक ना। मोनेरा जगत को किंगडम मोनेरा बोलते हैं। देखिए क्या होता है मोनेरा जगत? जीवधारी प्रमुख रूप एक कोशिकीय से होते हैं, ठीक ना। जीवधारी प्रमुख रूप एक कोशिकीय से होते हैं, ठीक ना। मतलब किसी भी जीव का निर्माण एक कोशिका से ही होता है, ही कह रहा है। ये लगभग सभी प्रकार के आवासों जैसे जल, लवणीय, मृदा, स्थल, गर्म जल स्रोतों, जंतुओं एवं पौधों के शरीर में परजीवी के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों आदि में पाए जाते हैं। देख रहे हैं ना, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सभी जगह पाए जाते हैं। आप बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है कॉस्मोपोलिटन नेचर, यानी सर्वव्यापी होता है। यह जल हो, लवणीय जल हो, मृदा हो, स्थल हो, गर्म जल हो, जलता हुआ का गोला हो, जंतु हो, पौधे हो, सड़े गले पदार्थों हो, कार्बनिक पदार्थ हैं, सब पे क्या ये आपके पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे कोशिका 1 म्यूयम से कुछ माइक्रोन तक लंबी होती है। जो इसमें जो कोशिका होती है वो क्या होती है? 1 म्यूयम से कुछ माइक्रोन तक लंबी होती है। फिर हम बात करेंगे कोशिका में संगठित गुणसूत्र नहीं होती है, और इनमें क्या होता है? संगठित गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में नग्न पड़ा रहता है, और वैसे ही जो इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए होता है, वो क्या होता है? इसके कोशिका द्रव्य में ऐसे ही पड़ा रहता है, अर्थात केंद्रक कला का भाव होता है। हमने बताया ना कि ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इनमें केंद्रक गुण विकसित नहीं होता है, इसलिए इसमें जो इसमें गुणसूत्र होते हैं, जो इसमें आनुवंशिक पदार्थ होता है, वह नग्न ही पाया जाता है, ठीक है। यानी केंद्रक कला मतलब केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। देखिए कोशिकाओं में विकसित तथा कलाबद्ध कोशिकांग जैसे अंतः प्रदीप्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका, प्लास्टिड्स, पराक्सीसोम, लाइसोसोम आदि नहीं पाए जाते हैं। तो मोनेरा जगत में देखिए, मोनेरा जगत में जो जीव होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता? अंतः प्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, गाल्जिक नहीं पाया जाता है, ठीक है, प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, पराक्सीसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम आदि नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है? इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। देखिए इसमें
कई लोग डायरेक्टली पढ़ा देते हैं कि इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों पाए जाते हैं, लेकिन ये भी ध्यान देना आपको, पाए जाते हैं लेकिन कौन कौन पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं तो इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो बताएंगे प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यही बात करें अगर कि यूकैरियोटिक में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो बताएंगे यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 2 प्रकार का ही राइबोसोम होता है, 70S और 80S। तो जो 70S राइबोसोम होता है, ये जो 70S राइबोसोम होता है, ये प्रोकैरियोटिक यानी मोनेरा में पाया जा रहा है, और 80S का राइबोसोम कहाँ, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। फिर पोषण स्वपोषी तथा विषमपोषी प्रकार का होता है। देखिए इसमें जो पोषण होता है दोनों प्रकार का होता है, स्वपोषी प्रकार का भी होता है और विषमपोषी प्रकार का भी होता है। मतलब इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं अपने आप भी भोजन बना लेते हैं और फिर दूसरे पे भी आश्रित होते हैं। फिर कह रहा है विषमपोषी जीव परजीवी या मृत्युजीवी हो सकते हैं। जो विषमपोषी जीव हैं, जो मतलब अपना भोजन बनाकर खाने वाले हैं, वो परजीवी हो सकते हैं, मतलब दूसरे पे भी आश्रित हो सकते हैं। मृत जो जीवित जंतु उन पे भी आश्रित होकर के अपना भोजन बना सकते हैं, या सड़े गले पदार्थों से भी अपना भोजन बना सकते हैं। आगे होगी बात समझ में आपको, मोनेरा जगत टोटल, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो गई होंगी दोस्तों। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं जगत प्रोटिस्टा की। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, जगत प्रोटिस्टा की। देखिए जगत प्रोटिस्टा क्या है, तो किंगडम प्रोटिस्टा यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स है। क्या है, देखिए प्रोटिस्टा जगत की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, ठीक है। तो यह एक कोशिकीय तथा सुकेंद्रीय जीव होता है। सुकेंद्रीय का मतलब होता है यूकैरियोटिक, डरिएगा नहीं सुकेंद्रीय सुन करके, ये NCERT इसका हिंदी लिखा हुआ है सुकेंद्रीय, ठीक ना। तो यह एक कोशिकीय तथा सुकेंद्रीय होते हैं, मतलब एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। जो प्रोटिस्टा होता है, हमने पहले भी आपको पढ़ाया तो बताया कि इसमें जो जीव होते हैं एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक होते हैं। इस जगत के अधिकांश सदस्य क्या होते हैं, जलीय, कुछ स्थलीय तथा कुछ नम स्थानों पर पाए जाते हैं। तो जो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वह क्या होते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, स्थल पे भी पाए जाते हैं और कुछ नम स्थानों पर भी पाए जाते हैं। देखिए कुछ सदस्य परपोषी होते हैं तथा कुछ अधिकांश सदस्य क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। मतलब अधिकांश जो सदस्य होते हैं इसके क्या होते हैं, स्वपोषी नेचर के होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो परपोषी होते हैं। समझ रहे हैं ना, परपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उनको परपोषी बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेज। कह रहा है कि इस जगत के कुछ सदस्यों में चलन, अंग, कसाब यानी फ्लैजला, पक्षमाभ यानी सीलिया तथा कुटपाद यानी स्यूडोपोडियम पाए जाते हैं। आप पिछली क्लासों में दोस्तों पढ़े होंगे। देखिए फ्लैजला शायद नहीं जानते हो, फ्लैजला क्या होता है कि जिसको कसाबिका बोला जाता है, कसाब बोला जाता है, पुच्छलाई मतलब स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना, जो क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। आप यूट्यूब पे मंगा सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास देख सकते हैं। जो क्लेमाइडोमोनास होता है ना, उसमें क्या होता है, एक कसाबिका पाया जाता है, उसकी वजह से क्या करता है, बैक्टीरिया क्या करता है, मतलब गमन करता है, ठीक है। पक्षमाप यानी सीलिया बैक्टीरिया में पाया जाता है। आप देख लेंगे जो उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपके बाल के जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब महीन स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे क्या करता है, गमन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, गमन अंग है, मतलब तीनों से क्या करता है, इसमें गमन करता है। जैसे फ्लैजला हो गया, सीलिया हो गया और स्यूडोपोडियम यानी कुटपाद या अमीबा के बारे में आप क्लास 7 में पढ़े होंगे। तो अमीबा के बारे में पढ़ेंगे तो अमीबा के बारे में पढ़ाया गया कि जो अमीबा होता है वो स्यूडोपोडियम के द्वारा या कुटपाद के द्वारा क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करता है अपने भोजन की तलाश में, ठीक है। जो प्रचलन व पोषण में सहायक होते हैं, देखिए जो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए सहायक होते हैं और भोजन पकड़ने में भी सहायता करते हैं। आई बात समझ में इतनी। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए। इस जगत के कुछ सदस्यों की कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। देखिए इस जगत में कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जिनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, ठीक ना, यानी सेलवाल भी पाई जाती है। देखिए अब ऐसे यहाँ बात कर रहे हैं हम फाइकोप्लैंक्टन्स व कुछ में अनुपस्थित होते हैं, जैसे जू प्लैंक्टन्स, ठीक ना। फाइकोप्लैंक्टन्स में क्या होते हैं,
सेल वाल पाए जाते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे फाइकोप्लांटान्स क्या होते हैं। देखिए, जो आप तालाब देख रहे हैं, तालाब हो गया ना, तालाब के अंदर जो सबसे सूक्ष्म अगर कुछ पाया जाता है तो फाइकोप्लांटान्स पाए जाते हैं। इन फाइकोप्लांटान्स को खा करके ही उसमें मछलियाँ बड़ी होती हैं। आ रहा बात समझ में। तो सबसे पहला चीज़ उसमें क्या पाया जाता है, फाइकोप्लांटान्स पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे पौधे के रूप में होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या पाया जाता है, तो शैवाल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। जो तालाब है ना, जो नदियाँ हैं, उसके सबसे निचली सतह में ये फाइकोप्लांटान्स पाए जाते हैं। इनको खा करके ही मछलियाँ बड़ी होती हैं। और ये देखिए, फाइकोप्लांटान्स एक क्या है, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, इनमें ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें, देखिए कुछ में उपस्थित होते हैं जैसे जूप्लैंक्टन्स, और लेकिन उसके बाद से जो फाइकोप्लांटान्स के बाद जूप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक ना, इनमें शैवाल नहीं पाया जाता है, क्योंकि जूप्लैंक्टन्स मतलब जू से मतलब जंतु, और प से मतलब यहाँ से प से मतलब प्लांट, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ से याद रखेंगे। तो जंतुओं में भाई आप जानते हैं कि शैवाल नहीं पाया जाता है, इसमें तो कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो फाइकोप्लैंटान्स में कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन जूप्लैंक्टन्स में नहीं पाया जाता है। आई बात समझ में इतना। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, जगत कवक यानी किंगडम फंजाई के बारे में हम लोग बात करेंगे अब, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं, यह क्लोरोफिल विहीन जगत है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आपको बताएं कि फंजाई में, कवक में, मशरूम में, कुकुरमुत्ता में, एग्रिकस में ये सब नहीं पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। अब क्या क्या है देखिए, इस जगत के जीव यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय व विषमपोषी होते हैं। ईस्ट एक कोशिकीय है, लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें कि जो ये ईस्ट है, ठीक ना, जो ईस्ट है तो ईस्ट मतलब खमीर होता है। ये क्या है भाई, फर्मेंटेशन में मदद करता है, लेकिन ये क्या है, एक फंजाई है, याद रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ पे आपको बताएं कि जो ये जगत है ये क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक ना। इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, ये बहुकोशिकीय होते हैं, तभी तो आप इसको देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्रिकस ही क्या है, ये भी तो यही ना है एग्रिकस, ये विषमपोषी होते हैं। देखिए सड़े गले पदार्थों पर जीवित और मतलब जीवित रहता है, अपना भोजन बनाता है वहीं से। फिर देखिए इनका शरीर तंतुमय यानी फिलामेंटस होता है। इनके कवक तंतु जाल को कवक जाल यानी माइसेलियम कहते हैं। जब आप देखिएगा ना, कुकुरमुत्ता छाता का नियर होता है, उसके अंदर लाइन लाइन की तरह खींचा रहता है, उसी को माइसेलियम बोला जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किसकी, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो ये रहा कौन, कवक जगत, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे किसके बारे में, तो प्लांटी जगत के बारे में, जगत प्लांटी के बारे में, किंगडम प्लांटी के बारे में, ठीक ना। देखिए पादप जगत में सभी जीव यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय और स्वपोषी होते हैं। तो आप जानते हैं इसमें जो पौधे होते हैं क्या होते हैं, यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना, क्योंकि इनकी संरचना फिक्स होती है। इनमें कोशिका वाल पाया जाता है, ये बहुकोशिकीय होते हैं, तभी तो आप इनको देख पाते हैं, क्योंकि इनकी जो शरीर की बनावट होती है बहुत से कोशिकाओं से हुआ रहता है। स्वपोषी नेचर के होते हैं। तो जानते हैं कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, तो ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। फिर कह रहा है कि कुछ पादप कीट भक्षी तथा परजीवी भी होते हैं। इसी में कुछ ऐसे कीट भी हैं जो क्या होते हैं, कीट भक्षी होते हैं, जो अपने भोजन को करने के लिए कीटों को खाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे अरे बाप रे कौन सा पेड़ आ गया जी कि जो कीटों को भी खाता है, ठीक ना। आप क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, ठीक ना। घटपड़ी जो है पौधा है जो मेघालय में पाया जाता है, भारत के मेघालय में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, ठीक ना। तो यह क्या कीटों को खा करके अपना भोजन बनाता है। क्यों खाता है, क्योंकि इसको नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करना होता है। तो नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए कीटों को खाता है, ठीक है, जिससे उसका वृद्धि और विकास होता है। जैसे देखिए कीट भक्षी इंसेक्टिवोरस, कीट भक्षी को क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवोरस पादप, जैसे ब्लेडर वर्ड तथा वीनस फ्लाई ट्रैप, वह परजीवी कसकुट्टा यानी अमरबेल, ठीक ना। देखिए तो इसमें जो पौधा है अमरबेल है, ठीक ना, ये भी क्या करता है, दूसरे जीव पर आके ही अपना भोजन बनाता है, लेकिन ये क्या है, मतलब कीटभक्षी नहीं है। आई बात समझो ना। लेकिन कीटभक्षी कौन है, ब्लेडर वर्ट है तथा वीनस फ्लाई ट्रैप, जिसको घटपड़ी बोला जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो भारत के मेघालय में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, याद रखिएगा।
फिर हम बात करते हैं पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो याद रखिएगा सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो उसका सेलवाल है वह सेलुलोज की बनी होती है। इसके कारण इनमें लचीलापन कम होता है। इसके कारण इसमें लचीलापन क्या होता है, कम होता है, काफ़ी रूडली होता है, हार्ड होता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। सर यह एक जगह स्थित रहते हैं। देखिए पेड़ पौधे को आप चलते हुए देखे हैं क्या? सिर्फ पौधा क्या कर सकता है, डांस करता है, वो भी एक ही स्थान पे रह करके क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, इधर उधर हिल डुल सकता है, बाकी चल नहीं सकता। आपने देखा है क्या भाई कि पेड़ पौधे चलते हैं? हमने तो नहीं देखा है, शायद आप देखे होंगे। ठीक है, तथा इनकी कोशिका में लवक पाए जाते हैं, यानी प्लास्टिड पाए जाते हैं। आई बात समझ में? तो पौधों में क्या पाए जाते हैं, याद रखिएगा, पौधों में प्लास्टिड पाए जाते हैं, लेकिन जंतुओं में नहीं पाया जाता है। ये भी क्या है इसका डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में हो जाएगा। यह अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं। देखिए इसमें लैंगिक और अलैंगिक की बात किया गया है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये लैंगिक और अलैंगिक क्या है, ठीक ना? तो देखिए अलैंगिक का मतलब क्या होता है, ये देखिए जनन की दोनों विधियां हैं, ठीक है ना? ये जनन की दोनों विधियां हैं, आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे भी बता देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक ना? देखिए जो रिप्रोडक्शन होता है जनन, ये जनन दो प्रकार का। तो जनन क्या होता है, तो अपने जैसे संतान उत्पत्ति करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। कोई भी जीव अपने जैसे संतान उत्पत्ति क्यों करता है, क्योंकि उसका अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना रहे। अरे बात समझ में? तो उसी में ये होता है दो प्रकार का, अलैंगिक और लैंगिक। ध्यान से सुनिएगा, अलैंगिक को बोला जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, तो बोलेंगे कि जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही सदस्य भाग लेता है, जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही सदस्य भाग लेता है, उसे क्या बोला जाता है, अलैंगिक जनन। ठीक ना? यानी जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है, उसके थ्रू नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो उसको बोला जाता है अलैंगिक जनन। लेकिन इसमें जो जीव उत्पन्न होते हैं ना, सेम टू कॉपी होते हैं, ठीक ना? जैसे आप देखते हैं बांस का जो बच्चा होगा, पौधा होगा, क्या गोरा पैदा होगा, क्या काला पैदा होगा, क्या नहीं, वो हरा कलर का है तो हरा ही पैदा होगा। अरे ना बात समझ में? ऐसे सभी पौधों को आप देख सकते हैं। अरे बात समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक ना? तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। दो सदस्य में आप बता सकते हैं कि एक मेल और एक फीमेल, एक नर और एक मादा। तो आप कैसे बोलेंगे ऐसे कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, ठीक ना, उसको क्या बोला जाता है, लैंगिक जनन बोला जाता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जिसके फलस्वरूप एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, लैंगिक जनन बोला जाता है। तो इतना याद रखेंगे कि अलैंगिक में क्या होता है, जनन के लिए केवल एक सदस्य भाग लेता है, जबकि लैंगिक में क्या होता है, दो सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे जंतु जगत के बारे में। सबसे लास्ट किंगडम है, ठीक ना, किंगडम एनिमलिया। क्या होता है, देखिए इस जगत के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार से हैं। पहला देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं इससे। इस जगत के जीव यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय विषमपोषी जंतु सम यानी होलोजोइक होते हैं, ठीक ना? तो इस जो जंतु जगत में पहला स्टेप हम देख रहे हैं कि इस जगत के जीव क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं दोस्तों। क्योंकि यूकैरियोटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो जीव होते हैं इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। बहुकोशिकीय क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें जो जीव है वो बहुत से कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। विषमपोषी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होता है। जंतु सम क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो जीव हैं वो क्या करते हैं, सॉलिड चीज़ों को लेकर के अपने पेट के अंदर लेता है और उसको पचा करके अपना भोजन प्राप्त करता है। ये बात समझ में ना? पानी नहीं ना पीते हैं आप, चावल दाल खाते होंगे, सब्जी खाते होंगे, मांसाहारी लोग मांस खाते हैं, तो सॉलिड है कि नहीं है, ठीक ना? फिर हम यहाँ दूसरा बात कर रहे हैं कि इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। देखिए इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो प्लांट में पाई जाती है। जब भी कोशिका भित्ति के नाम आए तो आप तुरंत बताएंगे कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। तो दोस्तों जंतुओं में क्या पाया जाता है, तो जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। देखिए इनमें प्राय गति व प्रचलन होता है,
ठीक ना। और देखिए जंतुओं में भाई, तो जंतुओं में तो आप जानते हैं गति होता है, हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं आते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग अस्थाई नहीं ना हैं, नहीं, हम लोग गमन करने वाले हैं। हम लोग के पास क्या है, पैर है। हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। फिर कह रहा इनमें लवक नहीं पाया जाता है। हमने ऑलरेडी बताया कि पौधों में लवक पाए जाते हैं, प्लास्टिक पाए जाते हैं, जंतुओं में नहीं पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इनमें जंतु संपोषण पाया जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इसमें होलोजोइक पाया जाता है, अर्थात यह ठोस पदार्थों को निगल कर आंतरिक गुहा में पचाते हैं, यानी पेट के अंदर पचाते हैं, ठीक है। यह भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहित करते हैं। देखिए हम लोगों में क्या होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो वहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो वह लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर दिया जाता है। जिस प्रकार से अगर आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो आप गोल्की में पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं, आपके मम्मी पापा बैंकों में पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं, और ज़रूरत पड़ता है तो उसको निकाल लेते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बनने लगती है तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में लीवर संचित कर लेता है। लीवर में क्या कर लिया जाता है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, आई बात समझ में। फिर ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू उसको क्या कर लिया जाता है, फिर ले लिया जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके पूरे ऊर्जा खत्म हो रहा है, तो वह जो ग्लाइकोजन के रूप में जो जमा है ना, वो फिर उसके पास जाएगा और फिर उसको आधार कार्ड दिखाएगा और फिर क्या करेगा, अपना वह ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा उस ग्लूकोज को वापस ले लेगा और फिर से ऊर्जा के रूप में उसे यूज कर लेगा, अथवा वसा के रूप में संग्रहित करता है। देखिए वसा क्या है, वसा हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा यही ऊर्जा प्रोवाइड करता है, ठीक ना। देखिए इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। देखिए जंतुओं में केवल लैंगिक जनन पाया जाता है दोस्तों, और लैंगिक नहीं पाया जाता है, क्योंकि जंतुओं में जनन के लिए मेल और फीमेल का होना अनिवार्य है, ठीक है। तभी ये विभिन्नताएं आप देख पा रहे हैं। अगर ये भी अलैंगिक होता तो विभिन्नताएं बिल्कुल नहीं होती जंतुओं में। इसमें जंतुओं में आप विभिन्नताएं क्यों देख पा रहे हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई बहुत गोरा है, ठीक ना। ये किसके वजह से देख पा रहे हैं आप, तो सिर्फ लैंगिक जनन के वजह से देख पा रहे हैं। ये सब हाई स्कूल में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये सभी टॉपिक्स, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। नहीं समझ में आता है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। और भी सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, या आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक ना, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर बनिए और जोड़िए अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।